हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अंदर कैसे हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं और कितना टाइम देना है। और स्पेशली मैं बात करूँगी मेरी लर्निंग्स, जो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं उनसे मैंने क्या सीखा है और वो उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। तो ये रहने वाली है कंप्लीट वीडियो आज की हमारी। वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में बहुत ही डिटेल से। मैं इन 5 जो टॉपिक हैं आपके, या 5 स्टेप्स कह सकते हो आप, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर भी बात करूंगी। उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलरली टाइम भी दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि मैडम टाइम मैनेज नहीं हो रहा है पेपर में, पेपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है हमसे। तो आज उस चीज़ को हम सोल्व करेंगे। इस चीज़ से आपको क्या होगा कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो जितनी आपकी नॉलेज है। क्योंकि एचसीएम का जो अपना एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होने के बाद भी आपका स्कोर जो था वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। सब चीज़ों से ज़रूरी भी आपके लिए जो है वो ये है कि इन सबको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप? टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जो अपने सारे मॉक्स दिए थे वो टेक्स्ट बुक के थ्रू दिए थे। आपके लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक एक साथ मिल जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपको सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, एमटीएस देना, कुछ भी देना है तो आपके एक जगह से ही सॉर्टेड हो, आपको बार बार मॉक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर से इतने सारे एस्पिरेंट्स एक जगह पे मॉक देते हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ना, जहाँ पे आपको पूरा पता लग जाता है कि हाँ कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उसके लिए भी टेक्स्ट बुक के मॉक बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस पे सिंपली आप अपना कूपन कोड भी लगा सकते हो DSSC, जिसके थ्रू आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो जो भी आपका प्राइस चल रहा होगा इस टाइम के ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ी आर्ट होती है एक, जिसके अंदर हम अपना स्कोर मैक्सिमम करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहला स्टेप होता है आपके एग्ज़ाम को करने के लिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है सीक्वेंस। आपको किस सीक्वेंस में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, ये सीक्वेंस आपको डिसाइड करेगी कि आपके लास्ट में 5 क्वेश्चन छूटेंगे या 10 क्वेश्चन छूटेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की अलग अलग सीक्वेंस हो सकती है। आपकी जो भी सीक्वेंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। पर्सनली मैं अपनी सीक्वेंस बताती हूँ और वो सीक्वेंस भी है ये जो मोस्ट प्रीफर्ड सीक्वेंस है और मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट वैल्यूएबल भी सीक्वेंस है ये। ऐसा क्यों बोल रहे हो मैडम आप? मैं सबसे पहले सोल्व करती हूँ जीएस को, और अगर आप सबसे पहले मान लेते हो मैथ्स को सोल्व करते हो, और हमारे पास लास्ट के बच जाते हैं अब 10 मिनट एग्ज़ाम के अंदर। उन 10 मिनट के अंदर 10 मिनट भी नहीं मानते, लास्ट के मान लेते 5 मिनट बच जाते हैं। और 5 मिनट के अंदर आपके या तो जीएस के 20 क्वेश्चन छूटेंगे या फिर आपके मैथ्स के 2 क्वेश्चन छूटेंगे। क्योंकि आप लास्ट में जो 5 मिनट का टाइम है उसके अंदर आपके पास बचे हुए क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, या तो आप 2 क्वेश्चन मैथ्स के कर पाओगे या 20 क्वेश्चन जीएस के। तो 20 क्वेश्चन जीएस के अगर आप इतनी हड़बड़ाहट में करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर सेम आपका मैथ्स के साथ है, 2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाते हैं तो 2 नंबर के ही तो क्वेश्चन छूटेंगे ना, तो वहाँ से जो आपका लॉस होगा वो कम होगा। तो इसलिए मैं जो बोलती हूँ कि पहले अपना वो सेक्शन निपटा दो जो आपको कम से कम टाइम लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस होती है इन पेपर को सोल्व करने की, वो ये होती है कि मैं फर्स्ट पे इसको करती हूँ, मैं सेकंड पे इसको करती हूँ, और मैं थर्ड पे इसको करती हूँ, और फोर्थ पे मैं इसको करती हूँ। आपकी जो भी सीक्वेंस होती है आप मुझे अपनी भी बताना, लेकिन मेरी जो सीक्वेंस थी वो ये होती थी और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था इससे। इस चीज़ को ऐसे नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर जाके ही डायरेक्ट अप्लाई करना है। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को जितनी भी आज मैं आपको बताऊंगी, इनको आप अभी से अप्लाई करना शुरू करोगे तभी आप एक रिजल्ट ले पाओगे, तभी आपके सामने एक पॉजिटिव आउटकम आ पाएगा। आपके साथ ऐसे होता है कि आप अभी तो कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हो और लास्ट में जाके सोचते हो एकदम से जो सब कुछ कर दूंगा और रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। एसएससी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना एक चीज़ की, उतनी ज़्यादा करो। तो ये तो आपकी जो है सीक्वेंस है। उसके बाद सेकंड जो मेन टॉपिक आता है वो होता है टाइम का, कि टाइम कितना देना चाहिए मैम किस सेक्शन को। हमारा तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम जो मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेबल टाइम है वो ये है कि आप जीएस को टाइम दोगे अपना
जीएस को आपके जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस के नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ। वैसे तो आपको पता ही है सबके 50-50 ही क्वेश्चन होते हैं। तो 50 क्वेश्चंस के अंदर आप जो जीएस के अंदर टाइम दोगे वो दोगे आप 8 से 9 मिनट के अंदर आपको जीएस सोल्व करना है। और ये बहुत इजीली हो जाता है अगर आप एक स्पीड मेंटेन करके चलोगे, अभी से हैबिट बना के चलोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन के ऊपर आप दोगे 17 से 20 मिनट का टाइम दोगे आप इंग्लिश सेक्शन के अंदर। 17 से 20 मिनट के अंदर अगर आप पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व करते हो ना तो हो जाएगा। और अगर आपका नहीं हो रहा है ना तो इट मीन्स योर स्पीड ऑफ रीडिंग इज स्लो। आप बहुत स्लो रीड कर रहे हो और बहुत स्लो ही उसको समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पे अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत बार ऐसे होता है पढ़ तो बहुत स्पीड से दिया लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट जब आपकी होगी तब आप पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको पेपर करते हुए सिर में दर्द हो जाता है, स्पेशली जब वो पैसेज पढ़ते हैं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचा, मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया तो मैंने एक चीज़ पाई कि उनकी रीडिंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। और रीडिंग हैबिट ना होना ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को जो आप में स्कोर नहीं करने देता है। तो रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करो, वो चीज़ें आपको हर सेक्शन में हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि रीडिंग सिर्फ आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प करेगी। अगर आप जीएस को जल्दी पढ़ोगे, जल्दी समझोगे, जल्दी सोल्व करोगे। रीजनिंग के साथ भी सेम होगा, मैथ्स के साथ भी सेम होगा। तो अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो, ये आपको लगाना है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद रीजनिंग की बात आ जाती है। रीजनिंग को 28 से 30 मिनट के अंदर सोल्व कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो पर्सनली मेरा मानना है 28 से 30 मिनट में आप सोल्व कर लोगे रीजनिंग को। और फिर जब आपके पास लास्ट में 65 से 68 मिनट बचे होते हैं, 65 से 68 मिनट बचे होते हैं, तब आपको स्विच करना होता है मैथ्स के ऊपर। 65 मिनट तो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। तो अब जब आप मैथ्स पे स्विच करोगे तो अब मैथ्स में आपको लेने हैं 50 से 55 मिनट आप मैथ्स में लगाओगे। 50 से 55 मिनट आप मैथ्स में लगाओगे, लास्ट में आपके पास 10 मिनट होंगे। इस चीज़ को अभी से आप अप्लाई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट लास्ट में छोड़ दो। अभी जैसे आप पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, हमारा एक माइंडसेट रहता है कि हमें मॉक में मैक्सिमम स्कोर करना है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें मॉक से मैक्सिमम सीखना है। और मैक्सिमम सीख कब पाओगे, जब आप मॉक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करते हुए, मैं भी एज ए एस्पिरेंट जब मैं मॉक देती थी तो मेरा यही मानना होता था कि हाय मेरा मॉक बिगड़ गया तो, अरे मॉक बिगड़ गया तो कुछ नहीं होगा, अगर आपका पेपर बिगड़ गया तो आपकी ज़िंदगी बिगड़ सकती है। इस चीज़ को समझो। मैं बहुत लेट रियलाइज़ कर पाई इस चीज़ को। आपके लिए ये मेरी वन ऑफ द लर्निंग्स ही बोल सकते हो। आपकी लर्निंग मैं बता रही हूँ आपको कि आप इम्पोर्टेंस समझो, मॉक में क्या है और एग्ज़ाम में क्या है, डिफरेंस समझो। आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आपको देखना है कि लास्ट के 10 मिनट छोड़ के देखो आपका स्कोर कैसे होता है। 110 मिनट में पेपर को करने की आदत डालो। 110 मिनट में पेपर को करने की आदत डालोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जो 10 मिनट वहाँ के एग्ज़ाम प्रोसेस में, इन्वायरमेंट में, स्ट्रेस की वजह से जो आप एक्स्ट्रा लोगे वहाँ पे, वो ऑलरेडी आप अभी से आपको डिवोट करके चल रहे हो कि आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा हैं। तो आप ऐसे करके भी चीज़ें कर सकते हो। ये थी टाइमिंग्स मेरी तरफ से। ये टाइमिंग्स जो हैं, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये टाइमिंग होनी चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। जैसे आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा कम टाइम दे दो, और जो वीक है उसके अंदर ज़्यादा दे दो। तो अपना डिसाइड अभी से करके चलना है आपको कि किसके ऊपर कितना टाइम देना है। तो मेजरली हमारे 2 पॉइंट्स के ऊपर बात हो चुकी है। अटेम्प्ट्स के अंदर आपको पता है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 के नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं जो पर्सनली लेके चलती थी कि मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं करती थी एग्ज़ाम को। इंग्लिश के अंदर मैं ऑलमोस्ट पूरा अटेम्प्ट करती थी। उससे अलग जितने भी सब्जेक्ट थे उसके अंदर अगर मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैं स्किप करती थी। अगर मैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रही हूँ तो मैं उसको अटेम्प्ट करती थी, और आता है तो फिर तो अटेम्प्ट करेंगे ही ना। उसके बाद ऐसे आपको अटेम्प्ट्स को डिसाइड करना है आपको कि सिर्फ अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए,
उस केस में आप अटेम्प्ट करो। कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो 200 में से 200 अटेम्प्ट करने वाले भी होंगे, वो अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसके लिए आपको खुद ही अपने मॉक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ेगा कि कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा आपको बेनिफिट दे रहा है। उसके बाद माई लर्निंग्स में से सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग होती थी वो रही है, वो ये रही है कि किसी भी क्वेश्चन को ओवर इम्पोर्टेंस मत दो। आपके लिए सारे क्वेश्चन इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, तो इक्वली ही उनको इज्जत दो। बहुत किसी क्वेश्चन के ऊपर अटक के मत बैठ जाओ कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं बना के रहूँगा। वो आपको बना देगा, फिर एग्ज़ाम में पता नहीं क्या ही बनाएगा, आपको पता लग जाएगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब। तो एग्ज़ाम के साथ किसी भी क्वेश्चन के साथ अपनी ईगो पे नहीं लेना है आपको क्वेश्चन को, और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाया ना आपका, तो आपका पूरा एग्ज़ाम ही स्पॉइल हो जाएगा। तो ये 2 लर्निंग्स मेरी स्पेशली रही हैं कि मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं देती थी जब मैंने सीख ली थी चीज़ें, और दूसरा मैं किसी भी क्वेश्चन को ओवर टाइम नहीं देती थी। अपने क्वेश्चंस को स्किप करना सीखा मैंने। स्किपिंग जब आप सीख जाओगे तो आपका भी स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और ऊपर से ये लास्ट पॉइंट क्या है मैडम, माइंडसेट। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको एग्जाम के अंदर सिचुएशन को विन विन बनाएगी या फिर आपको सिचुएशन के अंदर लॉस्ट कर देगी। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाओगे, तो आपका एग्जाम में जो स्कोर हो रहा होगा उससे 10 to 15, 2 to 3, 4 to 5 कितना भी मार्क्स का आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो इसलिए आपको जो एग्जाम के अंदर माइंडसेट लेके जाना है वो ऐसा लेके जाना है, वही अपनी टैगलाइन की तरह, आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता। मैडम हर वीडियो का कॉन्सेप्ट भी तो सेम है ना, कि आपको नहीं आता तो फिर डेफिनेटली किसी को नहीं आता होगा ना। पेपर टफ हो सकता है, इस चीज़ को जज करना सीखो। अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि हाँ, अगर आपने तैयारी की है तो आपको पेपर आता हुआ मिलेगा। तो ये माइंडसेट के साथ अब जब आप पेपर देने जाओगे तो डेफिनेटली आप इम्प्रूवमेंट फील करोगे अपने स्कोर के अंदर। तो इतना ही था मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।